हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम ज्वाइन यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है खिलजी वंश के बारे में। इससे पहले हमने मध्यकालीन भारत के दो और वंश कवर कर चुके हैं। बाकी तो हमने और वीडियो भी कवर की हैं, अरबों का आक्रमण, तुर्की आक्रमण, इस्लाम धर्म के बारे में। लेकिन जो मेन वीडियो इससे पहले दो और आई थी वो थी एक मोहम्मद गोरी का वंश था, एक था गुलाम वंश। आज करेंगे खिलजी वंश के बारे में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा था। ठीक है, अब चलिए देखिए। इससे पहले जो गोरी था, मोहम्मद गोरी का वंश जो हमने कवर किया है, गुलाम वंश, वो भी तुर्की से ही संबंध रखते थे। ठीक है, तुर्की शासकों में ही थे। खिलजी भी उन्हीं शासकों में से निकला था। तो खिलजी वंश, खिलजी, ये देखिए पहली लाइन ही यही है। जो खिलजी तुर्की के 64 शाखाओं में से एक था। ठीक है, गुलाम वंश से इसकी उत्पत्ति हुई थी। ये शाखा अफ़गानिस्तान के हेलमंद घाटी से थे। ठीक है, ये देखिए सारा खिलजी एम्पायर जब इन्होंने भारत में आए, जब वो सब अफ़गानिस्तान से ही आए थे। ठीक है, मोहम्मद गोरी का था वो भी वहीं से। ठीक है, तो यह जब वहाँ से आए तो इनमें से अलग अलग लोगों ने जो उसके दास थे, ठीक है, तो उन्होंने उसमें से निकल कर उन किसी ने किसी का वध किया तो गुलाम वंश की स्थापना की। फिर उन्होंने उसमें उसका वध किया तो खिलजी वंश की स्थापना हुई। तो आपस में ही इन्होंने विद्रोह करके स्थापना की वंशों की, लेकिन सभी तुर्क थे। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के समय अनेक खिलजी भारत आए थे। उन्होंने यहाँ दिल्ली के सुल्तान के यहाँ पर प्रशासनिक विभाग तथा सेना में नौकरी की थी। खिलजी वंश के मुस्लिम शासकों में अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम सबसे ज़्यादा जो शासक किया अलाउद्दीन खिलजी ही था। ठीक है, जिसने दक्षिण भारत के अभियान भी शुरू किया था। यहाँ तक ही भी ये धीरे धीरे पहुँचा था। तो इन सभी को हम आगे वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। इनके राजवंश कैसे थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है खिलजी वंश के बारे में। एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, खिलजी राजवंश, तो इन राजाओं के बारे में हम कवर करेंगे। 1290 से 1296 ईस्वी जलालुद्दीन खिलजी, 1296 से 1316 ईस्वी अलाउद्दीन खिलजी। इसका शासनकाल काफ़ी लंबा था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का 1316 ईस्वी में शिहाबुद्दीन उमर खिलजी। ठीक है, 1316 से 1320 ईस्वी में कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। उसके बाद 1320 ईस्वी में नासुरुद्दीन खुसरव शाह खिलजी। तो ये थे खिलजी वंश के राजवंश, जिसको हम आगे वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। बाकी जो प्राचीन भारत का पूरा इतिहास है, फुल प्लेलिस्ट आपको मिलेगी पूरी की पूरी एग्ज़ाम ज्वाइन यूट्यूब चैनल पे। 43 वीडियोस में कवर करवाई गई हैं, आप उन्हें अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल शुरुआत से प्राचीन भारत का इतिहास, जैसे पूरा पुराण काल से लेके 9वीं शताब्दी का चोल वंश, यहाँ तक का जो पूरा इतिहास है वो है प्राचीन काल भारत का। ठीक है, उसे आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट पे। तो देखिए, सबसे पहले जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिसने की खिलजी वंश की स्थापना। तो इनके बारे में हम देखेंगे। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक था। जलालुद्दीन का राजनीतिक उत्कर्ष कैकुबाद से प्रारंभ होता है। कैकुबाद जो कि गुलाम वंश का शासक था। गुलाम वंश में जो बलबन था उसका ये शासक था। जो इससे पहले जो वीडियो अपलोड हुई है गुलाम वंश, उसको जब आप देखेंगे तो इसमें से बहुत सी चीज़ें आपको वैसे ही क्लियर हो जाएंगी। उसमें हमने शमसी वंश किया था। गुलाम वंश 3 कैटेगरी में बटा हुआ था। शमसी वंश था, कुतुबी वंश था और बलबन वंश था। तो आखिरी था बलबन वंश। ठीक है, तो बलबन वंश से था कैकुबाद। तो इसका जो राजनीतिक करियर है जलालुद्दीन का, यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, क्योंकि कैकुबाद नाबालिग था तो इसका ये संरक्षण बन के मतलब आया था। ये सब चीज़ें अगर आपको देखनी है अच्छे से तो आप इससे पहले जो वीडियो गुलाम वंश उसको कवर करिएगा। ठीक है, काफ़ी अच्छी वो भी वीडियो है। बिल्कुल अच्छे से हम इतिहास कवर कर रहे हैं एक एपिसोड की तरह, कि इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद कौन सा राजवंश आया। तो इस तरह बिल्कुल अच्छे से वीडियो कवर कर रहे हैं कि एक बार आपको वीडियो देखने की ज़रूरत पड़े, वो आपके माइंड में पिक्चर बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। तो कैकुबाद ने उसे आरिजे मुबालिक का पद दिया। ठीक है, और शाइस्ता खां की उपाधि दी। किसे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। उसे बरन का राज्यपाल भी बनाया जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। कालांतर में अपनी योग्यता के कारण सरे जहांदार शाही अंगरक्षण का पद लिया।
ये सब जो हम कवर कर रहे हैं अलग अलग पद के बारे में, ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का वो पद था जो ये गुलाम वंश के अधीन था। ठीक है, इसको आप जरूर थोड़ा माइंड में रखिए। बाद में सामना का सूबेदार बना दिया गया जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को, जो कि वर्तमान पटियाला में स्थित है। ठीक है, केकुबाद द्वारा निर्मित किलोखोरी किलो को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने जो केकुबाद द्वारा निर्मित किलोखोरी किले था उसे अपनी राजधानी बनाया था। राज्याभिषेक के समय जलालुद्दीन की आयु 70 वर्ष की थी। इतना ही क्योंकि इसने अपना अधिकांश समय गुलाम वंश में ही जो था खर्च कर दिया था। ठीक है, उसे हिंदू जनता के प्रति उदारता की नीति अपनाई थी। केकू बाद में बरन, ये देखिए बरन, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैम में, तो इसका ये राज्यपाल नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट अब आगे देखते हैं। उसका 1291 में रणथंभौर का आक्रमण असफल रहा। जो इसने आक्रमण किया था 1291 में, तो ये आक्रमण इसका असफल रहा था, परंतु 1292 में इसने मंडोर को किले को जीतने में सफल रहा था। ठीक है, मंडोर ये देखिए, जो ये बिल्कुल राजस्थान के तकरीबन में है, तो उस किले को जीतने में सफल रहा था। जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने, ये सब इसने जब धीरे धीरे शासनकाल इसका हुआ, कोई 1290 तक उसका शासनकाल जो चला था, ठीक है, गुलाम वंश का। तो उसके बाद जब इसका आया तो इसने रणथंभौर पर आक्रमण किया, लेकिन असफल रहा। मंडोर पर आक्रमण किया। माने इसका जो करियर था वैसे इतना था नहीं। मेन जो करियर रहा है खिलजी वंश में वो था अलाउद्दीन खिलजी का, जिसने ज़्यादा देर तक शासन किया था। जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने, इसका भतीजा था, 1296 ईस्वी में गंगा नदी के किनारे इसका वध कर दिया। ठीक है, धोखे से, और सिंहासन पर अधिकार कर लिया। जलालुद्दीन खिलजी को इसने मार दिया, इसके भतीजे ने। जलालुद्दीन खिलजी का अधिकारी कौन था? नयन जैनी था। जलालुद्दीन खिलजी का वजीर था ख्वाजा खातिर। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनके वजीर ये सब। ठीक है, अमीर खुसरो जलालुद्दीन के समय पुस्तकालय अध्यक्ष था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी। तो अलाउद्दीन खिलजी, तो इसके बारे में बिल्कुल अच्छे से देखिएगा। जन्म 1266 ईस्वी में, यही इंपॉर्टेंट है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ये बार बार आपको कह रहा हूँ, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बहुत पूछा जाता है, तो खिलजी वंश के बारे में जब होता है। करियर इसका सबसे ज़्यादा था शासनकाल में, 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक था। अलाउद्दीन खिलजी, जन्म 1266 ईस्वी में। ठीक है, 1266 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था अलाउद्दीन खिलजी का। बचपन का नाम गुरासब था, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अलाउद्दीन खिलजी के जो बचपन का नाम था वो गुरासब था। पिता शहाबुद्दीन, ठीक है, शहाबुद्दीन और जलालुद्दीन दोनों भाई भाई थे। अब ये देखिए यहीं से क्या है, जैसे कि आपको पहले ही बताया, जलालुद्दीन कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक था। ठीक है, इसकी हत्या किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने की, लेकिन ये इसका भतीजा था। तो इसी प्रकार इसका पिता शहाबुद्दीन और जलालुद्दीन दोनों भाई भाई थे। पहला आक्रमण इसने कहाँ पे किया था? देवगिरी पर किया था। ठीक है, अब आगे इसके बारे में और देखते हैं। जैसे कि 1290 में इसने जलालुद्दीन ने इसे अमीर तुजू का पद प्रदान किया था। जलालुद्दीन ने इसे दिया था अमीर तुजू का पद। देवगिरी पर इसने आक्रमण किया, जो कि महाराष्ट्र के पास है। ये देखिए, तो ये बिल्कुल दक्षिण में था। तो यहाँ पर इसने आक्रमण किया और अपार धन प्राप्त किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट, राज्य अभिषेक 1296 ईस्वी में दिल्ली में प्रवेश किया अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, और यहाँ बलबन के किले को महल के रूप में यहाँ पर इसने राज्याभिषेक करवाया। ठीक है, प्रवेश किया दिल्ली में, राज्याभिषेक करवाया। कहाँ? बलबन के किले में। पिक्चर देने का मेन एक्चुअल मतलब आपको ये होता है, पिक्चर से इमेज हमारे दिमाग में बैठती है, जिससे किसी चीज़ को जो याद करने का वो सिस्टम होता है ना, वो ज़्यादा देर तक रहता है। रिमेंबर पावर, हम ज़्यादा देर तक किसी चीज़ को याद कर सकते हैं। उसके शासन में इस्लाम के सिद्धांतों को प्रमुखता ना देकर राजहित को सर्वोच्च माना गया। इस्लाम के सिद्धांतों को इसने प्रमुखता नहीं दी, राजहित को माना। ठीक है, उलेमा वर्ग को अपने शासन में दखल नहीं देने दिया इसने। अलाउद्दीन खुद को कानून से ऊपर मानता था और उसके अनुसार सुल्तान के शब्द ही कानून थे। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ऐसा था।
उलेमा वर्ग को इसने हटा दिया, यानी इसने जो शासन चलाया वो इस्लामिक सिद्धांतों पर नहीं था। वेश्यावृत्ति पर प्रतिबंध लगाने वाला अलाउद्दीन मध्यकालीन भारत का प्रथम शासक था। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी प्रथम शासक था जिसने वेश्यावृत्ति पर प्रतिबंध लगा दिया। 1316 ईस्वी में जलोदर नामक रोग से इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं मृत्यु इसकी होने के बाद इसके जो इसने काम करवाए थे अलाउद्दीन खिलजी के समय, कौन से विद्रोह हुए ये हम कवर करेंगे। उसके मंगोल आक्रमण कवर करेंगे, इसके समय मंगोल आक्रमण कौन कौन से हुए। इसके अलावा हम जो आगे कवर करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, इसके उत्तर भारत के अभियान और इसके दक्षिण भारत के अभियान हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए विद्रोह। पहला विद्रोह देखिए, मंगोलों द्वारा हुआ, जलालुद्दीन के समय भारत में बस गए थे। ठीक है, पहला विद्रोह हुआ था मंगोलों के द्वारा, जो जलालुद्दीन के समय ही भारत में बस गए थे। कारण क्या था इस विद्रोह का? गुजरात के समय जो सफल अभियान हुआ था तो उसमें धन बंटवारे को लेकर ये विद्रोह हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के समय। दूसरा आक्रमण जो हुआ था वो था अवध खां के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी का जो भतीजा था उसने आक्रमण किया था। तीसरा आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी की बहन के लड़के मलिक उमर और मूंग खां ने किया था, परंतु दोनों मारे गए थे। ये सब ने इस पर आक्रमण किए कि अलाउद्दीन खिलजी को कैसे सुल्तान से हटाया जाए। चौथा आक्रमण हाजी मौला नामक व्यक्ति के द्वारा किया गया था। तो ये 4 विद्रोह हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, अब आगे देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी के समय अभियान, ये देखिए उत्तर भारत के अभियान, दक्षिण भारत के अभियान दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गुजरात अभियान 1298 से 1299 ईस्वी, रणथंभौर अभियान 1301 ईस्वी, चित्तौड़ अभियान 1303 ईस्वी, मालवा अभियान 1305 ईस्वी, मारवाड़ अभियान 1308 ईस्वी, जालौर अभियान 1311 ईस्वी। तो ये सभी उत्तर भारत के महत्वपूर्ण अभियान थे अलाउद्दीन खिलजी के समय। इसके अलावा इसने दक्षिण भारत के अभियान काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के अभियान में एक चीज़ ये आपने ज़रूर याद रखनी है, जो इसका दक्षिण भारत का अभियान था अलाउद्दीन खिलजी का, उसमें इसने जो दक्षिण के राज्य थे उसे अपने राज्य में नहीं मिलाया था। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसने चाहे दक्षिण भारत के अभियान किए थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने जो दक्षिण भारत के क्षेत्र थे उनसे ये कर वसूली करता था, वार्षिक कर, यानी उसने उन सभी राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। वहाँ के जो शासक थे, हिंदू शासक थे, उनको अपने सिर्फ अधीन किया था, बाकी जो राज्य था उन्हीं का था, हिंदू शासकों का ही था। ठीक है, दक्षिण में एक ये था कि अपने अधीन करके दक्षिण के राज्यों से राजाओं के द्वारा कर को वसूला जाए, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया था इसने। ठीक है, ये जरूर आपने याद रखना है। अलाउद्दीन था जिसने नहीं मिलाया था। आगे हम देखेंगे कि किसने दक्षिण राज्यों को अपने राज्य में मिलाने की परंपरा को शुरुआत किया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देवगिरी अभियान 1360 से 1308 ईस्वी, वारकल अभियान 1309 से 10 ईस्वी। तो जो जो अभियान इसने किए, होयसल अभियान 1310 ईस्वी में, पांड्य राज्य का अभियान 1311 ईस्वी में, द्वितीय देवगिरी का अभियान 1313 ईस्वी में। तो ये इसके अभियान थे अलाउद्दीन खिलजी के अभियान, जिनको अब हम आगे करेंगे डिटेल में। देखिए, अलाउद्दीन उत्तर भारत के अभियान, सबसे पहला गुजरात अभियान। ठीक है, किसके नेतृत्व में सेना भेजी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। अलाउद्दीन के समय यहाँ का शासक रायकरण था। ठीक है, सेना का नेतृत्व किसने किया था गुजरात अभियान में? लूक खां और नुसरत खां ने किया था। ठीक है, अहमदाबाद में बघेल राजा करण और अलाउद्दीन की सेना में संघर्ष चला। ठीक है, रायकरण जी से बोला है, तो इनकी सेना के बीच में संघर्ष चला। इस युद्ध में करण जो था वो पराजित हो गया। अलाउद्दीन ने उसकी पुत्री, ठीक है, पत्नी थी, पुत्री नहीं पत्नी थी, कमला देवी के साथ विवाह कर लिया। ठीक है, राजकरण जो रायकरण था तो उसकी पत्नी के साथ विवाह कर लिया, उसे मालिके जहाँ की उपाधि दी। ठीक है, गुजरात अब दिल्ली सल्तनत का प्रांत बन गया था, यानी गुजरात को मिलाया गया था दिल्ली सल्तनत में, लेकिन दक्षिण के राज्य को नहीं मिलाया गया था। गुजरात विजय के दौरान मलिक कफूर को 1000 दिनार में खरीदा था। मलिक कफूर को इसने खरीदा कब था? गुजरात अभियान के दौरान। मलिक कफूर का काफ़ी रोल है। ठीक है, क्योंकि ये इसका मेन दास था जिसने बहुत से युद्ध इसको
जिताए थे और सेना का नेतृत्व किया था। अब आगे देखते हैं, ये था मलिक काफूर। अब आगे रणथंभौर अभियान। रणथंभौर आक्रमण का कारण रणथंभौर के शासक हमीर देव द्वारा अलाउद्दीन से असंतुष्ट मुगल सेनापति मोहम्मद शाह और कहबरू को शरण देना था। इसने दो लोगों को शरण दी थी, मोहम्मद शाह और कहबरू, जिस कारण मोहम्मद अलाउद्दीन था इससे नाराज़ था, जिस कारण इसने रणथंभौर पर आक्रमण किया। हमीर देव जो कि वहाँ का शासक था। सेना का नेतृत्व सेम इन्हीं दोनों ने किया था। किसके तरफ से? अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से। ठीक है, अयूब खां और नुसरत खां ने। इस अभियान में खिलजी जो था वो सफल रहा था। अमीर खुसरो भी रणथंभौर अभियान का इसमें साथ दिया था। अमीर खुसरो ने भी इसमें साथ दिया था। विजय कौन था? विजय किसकी हुई थी? खिलजी वंश की। पराजय हुई थी मुगलों की। ठीक है, मुगलों नहीं, सॉरी, किसकी? मंगोलों की। मंगोल को इसने शरण दी थी। पराजय जो हुई थी वो थी हमीर देव की हुई थी। इसको शरण देने के कारण इसके हमीर देव के साथ युद्ध हुआ था। ठीक है, ये याद रखना, पिक्चर से आपको चीज़ें पता लगेगी। ठीक है, रणथंभौर, ये देखिए रणथंभौर, ये भी बिल्कुल कहाँ पे? गुजरात के पास। ये भी, सॉरी, गुजरात नहीं, राजस्थान का है ये, पास में ये स्थित है। अब आगे चित्तौड़गढ़ अभियान। चित्तौड़ अभियान ये भी राजस्थान का ही हिस्सा है। ठीक है, तो 1303 में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। ठीक है, चित्तौड़ की रानी पद्मावती की सुंदरता के कारण यहाँ पर आक्रमण किया गया था। उससे पहला था, तो मतलब कारण भी आपको बताया जा रहा है। ठीक है, आक्रमण इसने क्यों किया था? तो चित्तौड़ पे इसने आक्रमण इसलिए किया था कि रानी पद्मावती की सुंदरता से काफ़ी प्रभावित हो गया था अलाउद्दीन खिलजी, तो यहाँ पर इसने आक्रमण करने का फैसला किया था। मलिक मोहम्मद जायसी से पद्मावत की रचना में पद्मावती का जिक्र किया गया है। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये पद्मावत की रचना किसने की? मलिक मोहम्मद जायसी ने, जिसमें पद्मावती का जिक्र किया गया है। ठीक है, चित्तौड़ के राणा रतन सिंह ने घेराबंदी के 7 महीने बाद आत्मसमर्पण कर दिया था, जिससे उसकी हत्या हो गई। तो चित्तौड़ का राजा कौन था? राणा रतन सिंह। जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया था तो मंगोल इसे अलाउद्दीन की सेना ने इसकी घेराबंदी कर दी, लेकिन 7 महीने के बाद उसने आत्मसमर्पण कर दिया। तो इतने दिनों के बाद ये आत्मसमर्पण इसलिए करते थे कि इनके पास ये खाद्य सामग्री कितनी है, ये सब चीज़ें ये देखते थे। अब 7 महीने की मान लो इसके पास फॉर एग्जांपल खाद्य सामग्री रही होगी, तो उसने अपने अंदर चीज़ों को देखा कि हाँ, कि हम इनका सामना कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से जो राजा थे वो उनका मेन यही था। घेराबंदी में ऐसा होता था कि वो बाहर नहीं निकलते थे किले से, उसके अंदर ही रहते थे। बाकी जो विरोधी सेना थी अलग, जो उस पर आक्रमण करते थे, वो किलों को घेर के रखते थे, बाहर वो निकल नहीं सकते थे। लेकिन जितना उनका खाद्य सामग्री होता था, खाने पीने की चीज़ें, वो स्टोर करके वो रखते ही थे राजा महाराजा। ठीक है, कभी कोई आक्रमण हो जाए या कुछ हो जाए, इतने सालों का, तो इनके पास जैसे कि 7 महीने का फॉर एग्जांपल रहा होगा, तो उसके बाद इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। ये सब चीज़ें होती थी। गोरा और बादल रतन सिंह के प्रसिद्ध सेना नायक थे। अलाउद्दीन ने 1303 में चित्तौड़गढ़ को जीतकर उसका नाम अपने पुत्र के नाम खजीर खां के नाम पर खजीराबाद रख दिया था। ठीक है, चित्तौड़ का नाम क्या रखा गया था? खजीराबाद। खिज्र के बाद खिज्र खां, खिज्र था, ये खरीज नहीं है, खिज्र था। ये देख लीजिए आप स्पेलिंग, खिज्र खां था, तो इसका नाम क्या रखा गया? खिजराबाद रखा गया था। खुसरो की रचना, खुसरो ने भी लिखी बुक। ठीक है, तो खुसरो की रचना खजाइल उल फुतूह में चित्तौड़ आक्रमण का वर्णन है। खजाइल उल फुतूह में इसका वर्णन किया गया है। आगे देखिए, मालवा अभियान। 1605 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मुल्तान के सूबेदार आइल उल मुल्क को मालवा पर आक्रमण के लिए भेजा था। ठीक है, मालवा पर आक्रमण के लिए भेजा अलाइन उल मुल्क को। ठीक है, इसका मालवा अभियान देखिए, इसका नेतृत्व किसने किया था? अलाइन उल मुल्क ने किया था। शुरुआत में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, परंतु विजय किसकी हुई? अलाउद्दीन खिलजी की हुई। तत्पश्चात उज्जैन, मांडू, धार, चंदेली तथा जालोर ये सब सुल्तान के अधिकार में हो गए थे। मारवाड़ अभियान, आगे देखिए, सेना का नेतृत्व, ये सभी जो हम अभियान अभी कर रहे हैं ये सभी उत्तर भारत के अभियान हैं। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे दक्षिण भारत के अभियान, फिर करेंगे मंगोलों का। ठीक है, तो मारवाड़ अभियान, सेना का नेतृत्व किसने किया? कमालुद्दीन कुर्ग ने किया था। ठीक है, मारवाड़ अभियान ने। ठीक है, मारवाड़ का जो शासक था वो शीतल देव था मारवाड़ का शासक। राजपूत शासक शीतल देव ने काफ़ी संघर्ष किया, परंतु वे मारा गया। जिस प्रकार कमालुद्दीन कुर्ग को
मारवाड़ का शासक नियुक्त किया गया था, जिसने सेना का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट आगे, और इसका एक अभियान कौन सा है इंपॉर्टेंट, जालोर अभियान। अपनी दासी मूल बहिष्ठ से उत्पन्न पुत्र, अब इसकी एक दासी थी, उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ था, मलिक शाहीन के नेतृत्व में इसने सेना भेजी। लेकिन बाद में इसके द्वारा इतना सेना का नेतृत्व नहीं संभाला गया, तो इसने कमालुद्दीन कुर्ग को भी भेजा, जाओ कि सेना का नेतृत्व करो जालौर में। यहाँ का शासक कान्हा देव परास्त हो गया, जिस कारण 2 लोगों को भेजा गया था, मलिक शाहीन और कमालुद्दीन कुर्ग को। जालौर का नाम बदलकर जलालाबाद रखा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। जालौर का जो नाम था वो बदलकर क्या रखा गया, जलालाबाद रखा गया था। गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी, ये आपको बताया है, बहुत अच्छे से कवर करवाया। ये देखिए, कुतुबी वंश, शमशी वंश, बलबन का इतिहास, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, ठीक है, बाकी और जो सभी वंश थे उनके सभी राजाओं के बारे में। नेक्स्ट अब आगे देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियान। तो इसको देखिए, अलाउद्दीन ने दक्षिण के राज्य को सीधे अपने राज्य में नाम मिलाकर उनसे अधीनता स्वीकार करवाई, जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया, ठीक है, कि उनसे अधीनता स्वीकार करवाई थी ताकि वो उनसे कुछ धन प्राप्त हो सके या कुछ कर प्राप्त हो सके, तो ये सब चीज़ें थी। तो इसने ये कार्य इनसे करवाए थे, तो जिससे उनसे वार्षिक कर वसूला जा सके, जो आपको पहले ही बताया। दक्षिण भारत की विस्तृत जानकारी जो हमें मिलती है ये तो इनके बारे में, खिलजी वंश के बारे में, तो जियारुद्दीन बिरनी ने लिखी तारीख़ फिरोजशाही, इनसे हमें मिलती है। अमीर खुसरो की रचना खजाइल उल फुतूह से मिलती है, और इनामी की रचना फुतूह उल सलातीन से मिलती है, ठीक है। ये तीनों बुक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं एसएससी के एग्ज़ाम में। फिरोजी शाही तारीख़ फिरोजी शाही किसने लिखी, जियारुद्दीन बिरनी ने लिखी। अमीर खुसरो की रचना खजाइल उल फुतूह, ठीक है, जैसे इमामी की रचना फुतूह उल सलातीन, तो ये सभी किताबें हैं। अब इन वंश के अभियान जो दक्षिण के हैं, अब हम वो कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले देवगिरी अभियान, तो इसमें देखिए कैसा हुआ। सभी को दिल्ली बुलाया जाता था जब ये इनकी अधीनता स्वीकार करवाई जाती थी। फिरोज के शासनकाल में 1296 में अलाउद्दीन ने देवगिरी के राजा रामचंद्र देव को पराजित किया, ठीक है। सबसे पहले ये देखिए, देवगिरी महाराष्ट्र के पास में था। कालांतर में रामचंद्र ने देव को सुल्तान जो था, रामचंद्र ने सुल्तान को कर देना ही बंद कर दिया था, ठीक है। उसने गुजरात के शासक रायकरण को भी शरण दी, तो इसके कारण 1307 और 8 ईस्वी में मलिक कफूर को देवगिरी पर आक्रमण के लिए भेजा गया। किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। मलिक कफूर ने रामचंद्र देव को पराजित कर दिल्ली भेजा, ठीक है, क्योंकि ये कर नहीं दे रहा था। बाद में रामचंद्र ने कर देने के लिए स्वीकार कर लिया, ठीक है। जब ये दिल्ली आया तो इसने स्वीकार कर लिया, पराजय तो पहले ही हो गया था। कालांतर में राजा रामचंद्र देव ने द्वार समुद्र की जो विजय हुई थी अलाउद्दीन खिलजी की, इसमें किसने भी सहायता की थी, रामचंद्र देव ने। इसने सिर्फ कर देना ही नहीं स्टार्ट किया, बाद में इनकी मित्रता भी हो गई थी अलाउद्दीन खिलजी के साथ, ठीक है। तो रामचंद्र की इससे मित्रता भी हो गई थी, जिसमें द्वार समुद्र में अलाउद्दीन खिलजी की सहायता भी इसने की थी, ठीक है, रामचंद्र देव ने। अब आगे नेक्स्ट देखिए, वारगल अभियान। यहाँ पे वारगल आएगा, वारगल अभियान, तो ये कर्नाटका के एकदम बिल्कुल पास में, ठीक है, तेलंगाना के पास, तेलंगाना के पास ये था, ठीक है। ये देखिए वारगनल है यहाँ पे, ठीक है, ये थोड़ा सही नहीं लिखा हुआ, वारगनल। तो वारगनल अभियान तेलंगाना राज्य में अभी जो प्रेजेंट में स्थित है। तो अलाउद्दीन ने 1303 में दक्षिण का पहला आक्रमण वारगल पर मलिक छज्जू के नेतृत्व में किया था, ठीक है, किंतु तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्र देव ने छज्जू को पराजित कर दिया। इसने किया था लेकिन वो पराजित हो गया था पुनः 1309 में, ठीक है। तो ये इसका पहला अभियान चाहे था, इससे पहले जैसे आपको बताया है, ठीक है, देवगिरी का अभियान, लेकिन यहाँ पे भी आक्रमण कर चुका था, लेकिन यहाँ पे पराजित था। लेकिन 1309 में मलिक काफूर के नेतृत्व में इसने एक सेना भेजी। आपको पहले बताया मलिक काफूर काफ़ी इंपॉर्टेंट था रोल, ठीक है। राजा चंद्रदेव ने भी काफूर की सहायता की थी क्योंकि उनके मैत्रिक संबंध स्थापित हो गए थे। युद्ध में प्रताप रुद्र देव ने समर्पण कर दिया और वार्षिक कर देना स्वीकार कर लिया। जो प्रताप रुद्र देव था, ये जो वारगल का था, जो राजा था, ये भी हार गया, इसने भी वार्षिक कर देना स्वीकार कर लिया। कुछ मान्यता यह है कि रुद्रदेव ने मलिक काफूर को प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा दिया था। कुछ लोगों का ये भी मानना है, ठीक है, कि इसने प्रसिद्ध जो कोहिनूर हीरा दिया था। लेकिन अलग अलग इतिहासकार जो कोहिनूर हीरा उसके अलग अलग मालिक बताते हैं।
मतलब इसकी प्रॉपर पुष्टि नहीं है, ये एक मान्यता ही है कि इसके द्वारा पहली बार दिया गया था, लेकिन ये बिल्कुल अब क्लियर तरह से नहीं कह सकते। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट होयसल अभियान। 1310 ईस्वी में मलिक कफूर ने होयसल राज्य पर आक्रमण किया। मलिक कफूर ही था जिसने ज़्यादातर दक्षिण के जो राज्य थे उसमें सेना का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो होयसल पर इसने आक्रमण किया था और पांड्य की राजधानी वीर वधुवल पर अधिकार कर लिया। वीर वल्लाल तृतीय ने आत्मसमर्पण कर दिया, जो उस समय शासक था। वल्लाल तृतीय ने मदुरै विजय के समय अलाउद्दीन की सहायता की थी। वल्लाल तृतीय जो था उसने मदुरै विजय के समय, क्योंकि बाद में ये भी इसका मित्र बन गया था, उसने मदुरै विजय के समय अलाउद्दीन की सहायता की और कर देना इसने शुरू कर दिया। उसका मेन लक्ष्य यही था कि दक्षिण भारत के जो राजा हैं उनसे कैसे पेंशन या मतलब कर वसूला जाए, वार्षिक कर। बाकी राज्य वही करते थे। पांड्य राज्य दक्षिण भारत के सबसे छोर पर था। यह देखिए पांड्य राज्य, तमिलनाडु बोल लीजिए, केरल एकदम यहाँ के पास में था। वहाँ सुंदर पांडे और वीर पांडे दो भाई थे, उनके बीच सिंहासन पर गृह युद्ध चल रहा था। तो उनके आंतरिक मामले थे कि कौन सिंहासन पर बैठेगा। इसका फ़ायदा किसने उठाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, इस अवसर का फ़ायदा अलाउद्दीन खिलजी ने उठाया। 1311 में मलिक कफूर को आक्रमण के लिए भेज दिया। काफूर ने जल्द ही पांड्य की राजधानी मदुरै पर अधिकार कर लिया था। अमीर खुसरो के अनुसार काफूर ने रामेश्वर तक आक्रमण किया था, इससे आगे रामेश्वर भी है, वहाँ तक इसने आक्रमण किया था। तो इस प्रकार इसका यह भी अभियान सक्सेसफुल रहा था। देवगिरी अभियान पर इसने दोबारा आक्रमण किया था। इसका रीज़न मेन है राजा जो आपको बताया। ठीक है, रामचंद्र जो था उसकी मृत्यु के बाद उसका बेटा बन गया था। तो देखिए कैसे है। तो 1313 में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर फिर आक्रमण किया, क्योंकि रामचंद्र देव की मृत्यु होगी। उसके बाद उसका बेटा शंकर देव गद्दी पर बैठा और उसने खुद का स्वतंत्र घोषित कर दिया कि अब पिता की तो चलो मृत्यु होगी, मैं कर नहीं दूंगा। ठीक है, उसने साफ मना कर दिया। लेकिन मलिक कफूर उसका बढ़िया सेनापति, उसकी नेतृत्व में सेना भेजी, जिसके कारण शंकर देव मारा ही गया। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल है। देखिए प्राचीन भारत का संपूर्ण इतिहास से लेकर 9वीं शताब्दी का चोल वंश, ये हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। ठीक है, 43 वीडियो है। ये वीडियो आप अच्छे से कवर कर लीजिए। ठीक है, ये आप कवर करते हैं, आपका प्राचीन भारत का जो इतिहास है बिल्कुल अच्छे से कवर है किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, हाई लेवल के इसमें क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कौन से एग्जाम में बन सकते हैं, सभी चीज़ें इसमें करवाई गई हैं। ठीक है, ये प्लेलिस्ट आपको एग्जाम जॉइन यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। अब आगे देखते हैं मंगोल अभियान। अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोल अभियान कौन कौन से हुए थे, तो वो देखिए। सबसे पहले 1296 ईस्वी में स्थान जालंधर में मंगोल का नेतृत्व किसने किया था? कादर खान ने। ठीक है, खिलजी का नेतृत्व किया था जफर खान और अलूल खान ने। इसमें विजयी रहा था खिलजी। ये सभी अभियान हुए थे खिलजी के समय, मंगोल आक्रमण। ठीक है, आक्रमण हुए थे। 1298 में सहबान नामक स्थान पर आक्रमण हुआ। साल्दी नेतृत्व कर रहा था, मंगोल नेतृत्व खाता जो था वो साल्दी था। खिलजी का नेतृत्व था अलगू खां। इसमें कौन विजयी रहा? खिलजी विजयी रहा। 1299 ईस्वी में कुतलुक खां ख्वाजा ये नेतृत्व कर रहा था मंगोल सेना का। खिलजी का नेतृत्व कौन कर रहा था? जफर खां, जिसमें खिलजी विजयी रहा। 1303 में किले की घेराबंदी की कर ली थी किसने? मंगोलों ने, तारगी नामक स्थान पर, जिसमें मंगोल विजयी रहा था। किले की घेराबंदी में यही होता था, जब खाद्य सामग्री खत्म हो जाती थी तो बस आत्मसमर्पण कर दो, यही चीज़ें होती थी। 1305 में अमरोह में हुआ मंगोल आक्रमण। अली बेग मंगोल का नेतृत्व कर रहा था। मलिक काफूर ये खिलजी वंश का नेतृत्व कर रहा था, जिसमें खिलजी विजयी रहा। 1306 में रावी नदी के किनारे आक्रमण हुआ मंगोलों का। इंकलाबाद ये था मंगोल आक्रमण था। ठीक है, मंगोल नेतृत्व कर रहा था। यहाँ खिलजी का नेतृत्व कर रहा था गाजी मलिक, जिसमें खिलजी विजयी रहा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक में जो था जो मंगोल जीता था 1303 में, बाकी सभी जो विजय हुए उसमें खिलजी की ही जीत हुई थी, अलाउद्दीन खिलजी की। अब आगे देखिए अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक राज्य व्यवस्था वो कैसी थी। अलाउद्दीन के समय 5 महत्वपूर्ण मंत्री थे जो प्रशासन के कार्य को देखते थे। 5 महत्वपूर्ण मंत्री जो प्रशासन का कार्य को देखते थे, देखिए कौन कौन से थे। दीवाने वजारत वजीर का पद था। दीवाने आरिज सैन्य मंत्री था। दीवाने ईशा शाही घोषणा पत्र का प्रारूप ये तैयार करता था। इसके अलावा दीवाने रसालत ये विदेश विभाग था। दीवाने रियासत ये आर्थिक मामले थे। ये 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में अब डिटेल में देखिए। अलाउद्दीन खिलजी की प्रशासनिक राज व्यवस्था कैसी थी वो देखिए। तो दीवाने वजारत
जिसमें वज़ीर का पद होता था। ठीक है, मुख्यमंत्री को वज़ीर कहा जाता था, जो सबसे महत्वपूर्ण पद था, सबसे उच्च पद था। अलाउद्दीन के शासनकाल में ख्वाजा खातिर, ताजुद्दीन काफिर और नुसरत खां जैसे वजीर पद पे कार्य करते थे। उसके बाद दूसरा पद था दीवाने आरिज। ठीक है, दीवाने आरिज जो उसकी सैन्य मंत्री था। आरिज ममालिक सैन्य मंत्री होता था। सैन्य मंत्री को क्या बोलते थे? आरिज ममालिक। वजीर के बाद दूसरा महत्वपूर्ण पद था। कार्य इनका क्या था? नई सैनिकों की भर्ती करना, वेतन बांटना, साज सज्जा की देखभाल करना, हथियारों को, जैसे हथियारों की देखभाल करना, युद्ध में सेनापति के साथ ये युद्ध में भाग भी लेते थे। दीवाने आरिज। आरिज ममालिक के पद पे उस समय कौन था? असरुद्दीन था। ठीक है, वो था। ठीक है, यहाँ पे नासरुद्दीन आएगा, असरुद्दीन नहीं आएगा, नासरुद्दीन था। उपाधिकारी कौन था? ख्वाजा हाजिब नायब था। ठीक है, ये दो पद जो है उस टाइम थे। अब आगे देखिए, दीवाने ईशा, ये राज्य का तीसरा महत्वपूर्ण पद था, तो जिसमें शाही घोषणा पत्र का प्रारूप तैयार किए करता था। जो इस पद पे था, महत्वपूर्ण घोषणा पत्र जो होते थे राजाओं के द्वारा, तो इसका प्रारूप यही तैयार करता था। ठीक है, जैसे जो भाषण देते हैं आज के टाइम पे भी जो लीडर्स होते हैं वो भाषण देते हैं, कई पन्ने पे पढ़ के जो देते हैं, तो इसका भी प्रारूप तैयार किया जाता है। ठीक है, तो शाही घोषणा पत्र का प्रारूप तैयार करता था। प्रधान कौन था? दरबार खास इसका प्रधान था। कार्य क्या था? शाही घोषणाओं और पत्रों का प्रारूप तैयार करना। इसके सहायक सचिव को दाबीर कहा जाता था। ये राज्य का, अब आगे देखिए, ये तो हमारा था दीवाने ईशा। अब आगे करेंगे दीवाने रसालत, विदेश विभाग था ये राज्य का चौथा मंत्री होता था। इसका मुख्य जो था विदेश विभाग से संबंधित था। ये जैसे आपको बताया, इसका मुख्य संबंध विदेश विभाग से था। पड़ोसी राज्यों को भेजने वाले पत्रों का प्रारूप ये तैयार करता था, दीवाने रसालत। ठीक है, कुछ इतिहासकारों के अनुसार ये धर्म से संबंधित इसे माना जाता है। लास्ट, अब देखिए दीवाने रियासत, आर्थिक मामले से संबंधित विभाग तो ये था। ठीक है, आर्थिक मामले से संबंधित जो विभाग था, राजस्व संबंधी, कितना राजा के पास सोना है, कितना पैसा है, इन चीज़ों को ये देखता था। ठीक है, कर वसूली, ये सब यही देखता था। दीवाने रियासत व्यापारी वर्ग पर महत्वपूर्ण, ये इम्पोर्टेंट है। दीवाने रियासत जो था वो व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण रखता था, आर्थिक मामले ये देखता था। अब देखिए पुलिस और गुप्तचर विभाग, इनके में कैसे थे? कोतवाल पुलिस विभाग का महत्वपूर्ण अधिकारी होता था, जिसे कोतवाल बोला जाता था। सेना और दंडकारी भी पुलिस विभाग के अधिकारी थे। अलाउद्दीन द्वारा स्थापित गुप्तचर विभाग का जो प्रमुख था वो बारिद मुबालिक होता था, बारिद मुबालिक बोला जाता था। उसके नियंत्रण में जो थे वो बारिद कार्य करते थे। अन्य सूचना जो देता था उन्हें मुन्ही कहा जाता था, यानी गुप्तचर विभाग होते थे। यानी जो पड़ोसी राज्य हैं या इनके जो दुश्मन हैं वो क्या क्या सोचते हैं इनके बारे में। जिन जिन राजाओं ने गुप्तचर विभाग रखा है उन राजाओं का शासनकाल ज़्यादातर देखा जाए तो लंबा ही रहा है। ठीक हो कि हम अन्य षड्यंत्रकारियों के बारे में हम देखते थे, कौन कौन हमारे बारे में षड्यंत्र कर रहा है। अन्य जो राजा हैं सीमा पर, उनके बारे में गतिविधियां कौन कौन सी हो रही हैं, तो इन सब चीज़ों को देखते थे। अन्य सूचना दाता को मुन्ही कहा जाता था। राजमहल की देख करने वाले को वकीले दर कहते थे। राजमहल की देख रेख करने के लिए भी व्यक्ति होता था, जिसे वकीले दर कहा जाता था। आगे देखिए अलाउद्दीन खिलजी की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। आर्थिक व्यवस्था और न्याय व्यवस्था पहले देखते हैं। तो आर्थिक व्यवस्था में सबसे पहले देखिए अलाउद्दीन के आर्थिक नीति के विषय में जानकारी जियारुद्दीन बिरनी की लिखित पुस्तक तारीख़ फिरोज शाही में मिलती है। फरिश्ता एक लेखक था, उसके अनुसार अलाउद्दीन के पास 50,000 दास थे, जिन पर वो सबसे ज़्यादा खर्च करता था। आर्थिक व्यवस्था में ये सबसे ज़्यादा पैसा ये दासों पर खर्च करता था। न्याय व्यवस्था में देखिए न्याय का उच्च और सर्वोच्च यानी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब कुछ सुल्तान था। ठीक है, सुल्तान सबसे ऊपर था। सुल्तान के बाद सदरे जहां और काजी उल कुजात था। ठीक है, इसकी न्याय व्यवस्था थी, यानी सुल्तान ने जो फैसला किया वही मेन था, सुप्रीम था वो। ठीक है, आगे अलाउद्दीन खिलजी के समय सैन्य व्यवस्था कैसे थी। फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन के पास लगभग 4,75,000 वर्दीधारी थे। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने स्थायी सेना रखी। ये इम्पोर्टेंट है, स्थायी सेना रखने का मेन कारण, स्थायी सेना में होता क्या था कि बॉर्डर पे खड़े कर दो सेनाओं को। ठीक है, उसने अपनी राजधानी सीरी में, ठीक है, अब ये भी इम्पोर्टेंट है, अलाउद्दीन की राजधानी क्या थी? सीरी थी, दक्षिण दिल्ली में स्थित सीरी अलाउद्दीन की राजधानी थी। तो यहाँ पर इसने सेनाओं को रख दिया था कि बॉर्डर पे ये खड़े रहेंगे।
इससे बोला जाता है स्थायी सेना, ठीक है, बॉर्डर पर खड़े रहते थे। दीवाने आरिस प्रत्येक सेना की नामावली और हुलिया रखता था, तो उसे दीवाने आरिस बोला जाता था। अलाउद्दीन की सेना में घुड़सवार, पैदल सेना और हाथी थे। घुड़सवार थे, ठीक है, पैदल सेना भी थे, हाथी भी थे। सेना की नई भर्ती आरिज़े मुमालिक करता था। सैनिकों को नगद वेतन दिया जाता था, ना कि भूमि। बाकी गुलाम वंश में हमने क्या किया था कि उनको भूमि दी जाती थी, बाकी उसे अन्य जो राजा थे बलबन के शासनकाल में वो वैसे चेंज कर दिया गया था। लेकिन इससे ज़्यादातर जो राजा थे वो नगद वेतन नहीं देते थे, सीधा भूमि दे देते थे, ठीक है। लेकिन इन्होंने नगद वेतन को रखा कि उनको कैश दिया जाए। अब आगे अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व कैसा था। राजस्व सुधार के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मलिक, इनाम और वक्त के अंतर्गत जो भूमि थी उसे खालसा भूमि में बदला, ठीक है। इसके अंतर्गत जो भूमि थी, खालसा भूमि का अर्थ ही सीधा ये है कि जो सीधा सुल्तान के नियंत्रण में भूमि हो जाए उसे खालसा भूमि कहते हैं, ठीक है, जो सुल्तान के नियंत्रण में भूमि हो जाए। अलाउद्दीन के आर्थिक सुधारों में सबसे बड़ा सुधार भूमि माप को माना जाता है। भूमि मापन को मसाहत कहा जाता था। इसके अतिरिक्त जो उपज होती थी 50%, तो इस प्रकार था, ठीक है। उपज का 50% जो था कर के रूप में वो अलाउद्दीन खिलजी यानी जो कि राजा को देना पड़ता था। ये भी सब चीज़ें थी, बाकी 50% किसान रखते थे, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ हिंदुओं के लिए था, हिंदू समाज के लिए। बाकी जो वो थे मुस्लिम के लिए, उनके लिए 1/3 था, इनके लिए 1/2 हो गया, उनके लिए 1/3 था, ठीक है, ऐसा था। आगे देखिए अलाउद्दीन खिलजी की कर व्यवस्था कैसी थी। तो ये 2 प्रकार के कर शब्द हम देखेंगे। तो देखिए अलाउद्दीन ने करों में अत्यधिक वृद्धि कर दी थी, ठीक है। हिंदुओं से भूमि उपज का 50% लिया जाता था, मुसलमानों से 1/4 लिया जाता था। आपको 1/3 बताया, वो भी नहीं, 1/4, ठीक है। 1 यानी आप सीधी लैंग्वेज में बात करें, 100 किलो में से 50 किलो हिंदुओं से लिया जाता था, बाकी 100 किलो में से मुसलमानों से लेने जाए तो 25 किलो लिया जाता था, 1/4, ठीक है। संपत्ति का 40% हिस्सा जक़ात के रूप में लिया जाता था मुसलमानों से। जो जक़ात है, तो अगर आप इस्लाम धर्म का इतिहास मैंने करवाया तो उसमें जक़ात के बारे में अच्छे से कवर करवाया है। मुस्लिम समाज में एक चीज़ ये है कि अपने सैलरी से, आज के टाइम में भी ये होता है, कुछ हिस्सा गरीबों में बढ़ता है, जिसे जक़ात बोलते हैं। 20 जैसे कि इनके परसेंटेज हैं, ज़्यादातर आज के टाइम में वैसे 2% बोला जाता है। 20,000 आप कमाते हैं तो उसका 2% निकाल कर आप गरीबों में दान करने के लिए जक़ात के रूप में रखो, ठीक है। ये होता है जक़ात, ठीक है। मुस्लिमों में, मुस्लिम समाज में ये आज भी है, ठीक है। जक़ात जो है अपने हिस्से का वो गरीबों में बांटो, ठीक है। गैर मुसलमानों पर कर, तो ये देखिए भूमि कर लगता था, भूमि से संबंधित कर। गृह कर घरों और झोपड़ियों पर लगाया जाता था, ठीक है। ये गैर मुस्लिम यानी हिंदू समाज पे लगता था। चराई कर, दुधारू पशुओं पर भी इसने कर लगाया हुआ था। जजिया कर, ये जजिया कर तो आपको लिए एकदम अलग से वीडियो आएगी जजिया कर के बारे में, जिससे हम बिल्कुल अच्छे से कवर करेंगे। अब आगे देखिए विद्वान और स्थापन कला इनके शासनकाल में कैसे रही। अलाउद्दीन के दरबार में अमीर खुसरो तथा हसन निजामी जैसे उच्च कोटि के विद्वान का संरक्षण प्राप्त था। बर्नी जो था, इसने तारीख़ फिरोजशाही में लिखा हुआ है। खिलजी वंश के बारे में जो जानकारी मिलती है इसमें इसने बताया हुआ है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, बर्नी ने 6 सुल्तानों का शासनकाल भी देखा था। अब आगे देखिए स्थापत्य कला। अलाउद्दीन खिलजी ने व्रतकाल अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया और कुष्ठ शिकार का भी निर्माण करवाया। अलाई दरवाज़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त अलाउद्दीन ने सिरी फोर्ट दिल्ली में जो स्थित है उसका निर्माण करवाया। जमात खाना मस्जिद और हजार खंबा महल का निर्माण करवाया था। अलाई दरवाज़ा और हजार खंबा महल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं इसके और 2 राजाओं के बारे में। देखिए शहाबुद्दीन उमर, तो इसके बारे में देखिए अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो राजा है तो उनके बारे में वो आपको हमने शुरू में बताया था, जिनसे इसके सब राजा थे। शहाबुद्दीन उमर, ठीक है, शहाबुद्दीन उमर 1316 ईस्वी में रहा। शहाबुद्दीन उमर खिलजी वंश का तीसरा सुल्तान था, जो अपने पिता अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद नाबालिग अवस्था में सिंहासन पर बैठा था। सहायता इसने किसने की थी? मलिक कफूर ने सुल्तान बनने में इसकी सहायता की थी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 से 1320 ईस्वी में ये शासक रहा। यह अलाउद्दीन खिलजी का तृतीय पुत्र था, ठीक है। खिलाफ उल्लाह इसने उपाधि धारण की थी।
इसके शासनकाल में गुजरात के सूबेदार जफर खान और देवगिरी के हरगोपाल देव ने विरोध किया था। ठीक है, जब ये शासन मतलब जब ये गद्दी पर बैठा था, इन्हें विद्रोह किया था। गुजरात के सूबेदार जफर खान और देवगिरी के हरगोपाल ने विद्रोह किया था। मुबारक खां खिलजी ने देवगिरी को जीतकर अपने राज्य में दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। देवगिरी का नाम क्या रखता? कुतबाबाद रखता था। ठीक है, देवगिरी का नाम बदलकर क्या रखा गया? कुतबाबाद रखा गया। ठीक है, इसके अलावा और इसके बारे में जो चीज़ें हैं कि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी वंश का पहला सुल्तान था जो दक्षिण भारत को दिल्ली के साथ मिलाना चाहता था। बाकी जैसे आपको पहले ही बता दिया, जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने बस सभी को संरक्षण में रख के उनसे कर वसूली करता था, लेकिन ये चाहता था कि दक्षिण भारत को भी मिलाया जाए दिल्ली के साथ। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को नगन स्त्री और पुरुषों की संगत पसंद थी। ठीक है, नगन स्त्री और पुरुषों की संगत पसंद थी कि बिल्कुल नंगी होकर दरबारियों के बीच में दौड़ा करता था, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के बारे में। उसके बाद नसरुद्दीन खुसरव शाह आया। नसरुद्दीन खुसरव हिंदुओं से मुसलमान बना था जी, जो कि गुजरात का था। उसका वास्तविक नाम मुबारक हसन था। ये हिंदुओं से मुसलमान बना था, पर वह नसरुद्दीन खुसरव शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा था। उसी वर्ष गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक ने उसकी हत्या कर दी और तुगलक वंश की स्थापना की। बस यहीं से आपको पता होना चाहिए कि हमारी अगली वीडियो कौन सी आने वाली है, वो है तुगलक वंश। ठीक है, आगे जो वीडियो आएगी वो तुगलक वंश के बारे में आएगी। बाकी वीडियो आपको ये कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कोई कमी आती है वो आप ज़रूर बताइए, तो हम उस कमी को पूरा करेंगे। ठीक है, अब मिलते हैं आगे की वीडियो में।